अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तितलियों के शुमार में इसका नावल का आज ये पार्ट 3 है। हाय मेहरू, आयशा आयशा, ये आवाज़ थी या आइटम बम। वो करंट खाकर उछली। ये घर में है। इससे पहले कि आयशा कोई जवाब देती, वो आयशा को पुकारता करीब आया। उसने कुछ सोचे समझे बगैर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब सीने के अंदर सांस के दरिया डोलते हैं, जब मौसम सर्द हवा में चुपसी घोलते हैं, जब आंसू पलकें रोलते हैं, जब सब आवाज़ें अपने अपने बिस्तर पर सो जाती हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं, दुख बोलते हैं। इसने बेचैनी से सर तकिए पर दाएं बाएं पटका और फिर इसी हालत में उठकर बैठ गया। सीने के अंदर घुटन ने डेरा जमा रखा था। इसने अंदर की घुटन को कम करने की खातिर शर्ट उतार कर फेंक दी और बड़ी बेचैनी से हाथ सीने पर फेरने लगा। इसका ये अमल भी नाकाम रहा। अंदर की कसाफत वहीं जमी हुई थी। वो तेज़ी से अपने सीने पर हाथ फेरता गहरे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बेड से उतरकर तेज़ी से कमरे की दीवार बोर्ड पर हाथ मारने लगा ताकि पंखा चला सके। शायद बिजली जा चुकी थी। ना पंखा ऑन हुआ, ना कोई लाइट। फिर वो खिड़की की तरफ बढ़ा और इसे तेज़ी से खोला और बाहर की ठंडी हवा एकदम से अंदर दाखिल होकर इससे टकराने लगी। अब की बार इसके सांस लेने की रफ्तार पहले से बढ़कर थी। कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ बाहर बारिश हो रही है। शायद बारिश ही की वजह से बिजली भी गई। अंदर की घुटन अभी इतनी कम ना हुई थी, इसीलिए वो सीने पर हाथ फेरता दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर बारिश ज़ोरों पर थी। वो ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बारिश ने और ज़ोर पकड़ लिया। वो तेज़ी से भीगने लगा। सर्दियों की बारिश थी, लेकिन इसे इसकी मतलब परवाह न थी। वो छत पर पहुंचकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बारिश की तेज़ी, माहौल की खुनकी सर्दी की शिद्दत में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था, लेकिन इसके अंदर की आवाज़ दब न रही थी। अंदर आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम ना ले रही थी। वो जल्दी से एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होकर वो जिस सिमत बढ़ना चाहता था, इसी सिमत बढ़ा। अंधेरे में भी वो अपनी मतलूबा जगह ढूंढ चुका था। वो एक अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंधेरे में अपनी मतलूबा जगह ढूंढ चुका था। अलमारी के ऊपर हाथ मारा। इसकी तवक्का के मुताबिक वहाँ लाइटर पड़ा हुआ मिला। इसने लाइटर उठाकर जला लिया और फिर अलमारी के ऊपर से ही अलमारी की चाबी ढूंढ निकाली। चाबी मिलते ही इसके अंदर की आग में मज़ीद इजाफा हुआ। वो नहायत तेज़ी से अलमारी का लॉक खोलकर कुछ ढूंढने लगा। इसकी कल्बे आतिश बढ़ती जा रही थी। चंद मिनटों की मेहनत के बाद इसने अंदर से एक शीशी बरामद कर ली। फिर फुर्ती से अलमारी के पट बंद करता वहाँ से बाहर निकलता चला आया। वो दीवार के पास आ बैठा। इसे इस माहौल की कोई परवाह न थी। इसने बेताबी से शीशी का ढक्कन दांतों से खोला। ढक्कन खुलते ही शीशी के अंदर से एक अजीब सी बू ने नथनों को छुआ तो इसकी बेचैनी और बढ़ी। इसने बोतल मुंह से लगाने से कबल अपने गीले ट्राउज़र की पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला, लाइटर जलाया और फिर इसकी नज़रें लाइटर पर जम गईं। इस वक्त इसकी आंखों में रोशनी थी, ना चमक कोई। सीने में बेचैनी थी, ना ही कोई बेचैनी थी, ना कोई बेताबी। दूसरे हाथ में पकड़ी शीशी भी इस पल भूल गया। वो टकटकी बांधे वॉलेट में मौजूद तस्वीर देख रहा था। फिर इसने आहिस्ता से वॉलेट ऊपर उठाया और ख़ुद थोड़ा सा नीचे झुका और अपने हाथ यख ठंडी तस्वीर पर जमा दिए। फिर इसने तस्वीर को बेताबाना अंदाज में सीने से लगाकर खुली बोतल को होंठों से लगा लिया। इसकी आंखों से भी बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश जारी थी, हवा तेज़ थी, सर्दी बढ़ रही थी और वह अपने अंदर को जलाकर कुछ लम्हों के लिए सुकून हासिल कर रहा था। ये आर्जी सुकून इस वक्त इसके लिए बहुत बड़ी नेमत। वह इस माहौल से गाफिल होता चला गया। सीने पर जमाया हाथ एक तरफ को ढलका, वॉलेट नीचे गिर गया। वो होशो हवास से बेगाना होले होले किसी को पुकारता एक तरफ को लुढ़क गया, मेहराब मेहराब मेहराब।
बारिश के इतने तेज़ झक्कड़ में भी एक नाम गूंजता रहा, वो जो एक दरिया था आग का, बस रास्तों से गुज़र गया। हमें कब से रेत के शहर में नई बारिशों में की तलाश है। जब इसकी आँख खुली तो अपने इर्द गिर्द परिंदों की चहचहाहट सुनने को मिली। बारिश न जाने कब की थम चुकी थी। अब आसमान काफ़ी हद तक साफ था, अलबत्ता तेज़ सर्द हवाएं भी चल रही थीं। चल रही थी। वो मुकम्मल होश में ना था। ज़रा होश में आया तो सबसे पहले इसे अपने होलिये का एहसास हुआ। वो सीधा होना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों वो कोशिश के बावजूद सीधा ना हो सका। इसे महसूस हुआ इसका अंग अंग दर्द कर रहा है। इसे सीधा होने की फिर से कोशिश की, और इस बार शदीद दर्द के बावजूद वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। तेज़ सर्द हवाओं ने इसके अंदर फरेरी सी पैदा कर दी। रात को यही हवाएं थी जो इसे महसूस ना हो पा रही थी, और अब इन्हीं हवाओं ने इसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। इसके मुंह से कराहें निकलने लगी। वो अपने चकराते सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। इसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। इसे अपने हाथ पैर हिलाने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। कुछ देर वो यूं ही सर थामे बैठा रहा, फिर इसे अपने पाँव के पास पड़ी शीशी का ख्याल आया। इसने हाथ बढ़ाकर बोतल उठा ली, और फिर एक ही झटके से इसने वो बोतल दीवार के बाहर फेंक दी और अपना चकराता सर दोबारा से हाथों में जकड़ लिया। वो वाकई में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद इसने वहाँ से उठना चाहा, लेकिन कराह कर रह गया। इसी पल इसे अपने कंधे पर नरमाहट का एहसास हुआ। इसने झटके से सर ऊपर उठाया। आप इस वक्त यहाँ? इससे आगे वो कुछ बोल ना सकी, क्योंकि वो अपनी सुर्ख डोरों वाली आँखों से इसे घूरने लगा था। इसने अपना हाथ इसके कंधे से हटाया। तुम इतनी सुबह ऊपर क्यों आई हो? वो बहुत सख्ती से इससे पूछता इसे घूर रहा था। वो उलझन भरी नज़रों से इसे देखती अपने लब काटने लगी। चलो नीचे। वो मैं कबूतर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। इसके कठोर अंदाज और खुरदरे लहजे से वो खाइफ सी हो गई। नहीं अमजद, मुझे आपकी तबीयत बेहतर नहीं लग रही। वो इसकी हिम्मत सिमत देख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो कहने से बाज ना आई। मैंने क्या कहा है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके गुस्से से तड़कने पर वो दोबारा से नीचे की जानिब बढ़ गई। अच्छी भली सोई हुई थी कि अम्मा ने शोर मचा दिया कि कबूतरों वाला डरबा खुला है। अम्मा के हाथ में एक मुर्दा कबूतर था जो शायद रात सख्त सर्दी की वजह से मर गया। इसीलिए अम्मा को खदशा हो गया कि वो सभी कबूतर बाहर होंगे। इन्होंने ऊपर जाकर चेक करने को कहा। वो भी दिली से नींद में झूमती झामती ऊपर की जानिब आई। चचा की फैमिली में से कोई फ़र्द भी ना जागा था। वो कबूतरों को कोसती जीना अबोर करके ऊपर लगी सीढ़ी पर पहुंचकर इसकी नज़र सीधी सामने वाली दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे अमजद पर पड़ी थी, जिसने अपना सर दोनों हाथों में थाम रखा था। इससे पहले कि वो बेचैनी से आगे बढ़ती, इसकी नज़रें इस पर पड़ी। वो शर्ट के बगैर था। वो नज़रें झुकाकर वापस होने लगी थी कि इसकी कराह सुनकर रुक गई। वो होले होले करा रहा था। इसने बेचैन होकर दोबारा से इसे देखा, और फिर कुछ भी सोचे समझे बगैर वो आगे बढ़ गई, जिसका नतीजा अब सामने था। वो अपने आंसुओं को बमुश्किल रोकती नीचे तक पहुंची थी। क्या हुआ? दरवाज़ा बंद था। अम्मा ने पूछा। हाँ, आपको ख्वामखा ही शक हो गया। यकीनन एक कबूतर बाहर रह गया था। वो बेदिली से इन्हें जवाब देती दोबारा अपने कमरे में घुस गई। अब इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। ऊपर वो इसी हालत में बैठा अभी तक करा रहा था। वो उठकर नीचे जाना चाहता था, लेकिन दुखता जिस्म इसे वहाँ से उठने ना दे रहा था। वो बेबसी से वहाँ बैठा रहा, यहाँ तक कि नीचे से भाभी आयशा और अम्मा की आवाज़ें आने लगीं। यकीनन वो नाश्ता तैयार करने लगी थी। अब की बार वो बेबसी से लब काटने लगा। इसकी आंखों में बेबसी से पानी तैरने लगा। वो अपनी इसी बेबसी को महसूस करके ख़ुद पर गुस्सा होने लगा। इसने झटके से पास बड़ा वॉलेट उठाया और ख़ुद भी इसी झटके से उठा और तेज़ी से जीने की तरफ बढ़ गया।
बेटा इतनी सर्दी में इस तरह क्यों फिर रहे हो? नीचे पहुंचा तो अब्बू को अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े पाया। इतनी शदीद सर्दी में ये खिड़कियां दरवाजे खोलकर और पंखा भी चला रखा है, ऊपर से शर्ट भी उतारे हुए फिर रहे हो, खैर तो है? वो बड़ी फिक्रमंदी से इसे देखने लगे। जी अब्बू ठीक हूँ, वो कुछ कहे बगैर अंदर गया। खिड़की और पंखा बंद कर चुके थे। अब्बू खिड़की और पंखा बंद कर चुके थे, मगर फिर भी कमरा बर्फ़ बना हुआ था। इसने पहले शर्ट उठाकर पहनी और फिर कंबल में घुस गया। कंबल में भी यख था। इसे कंबल पर ख्वामख्वाह गुस्सा आने लगा। इसने कंबल दूर फेंक दिया और खुद उठकर वॉशरूम में नहाने चला गया। गीज़र ऑफ होने की वजह से पानी बर्फ़ बना हुआ था। इसने नहायत मुश्तहिल होकर ठंडे पानी से शावर लेना शुरू कर दिया, और जब वो 15 मिनट बाद बाहर निकला तो थर थर काँप रहा था। इस पल इसे थर थराने पर भी गुस्सा आ रहा था। ए मेहरू उठ जा और ये बर्तन धो दे। वो इसी तरह कसलमंदी से पड़े ही रही और इस वक्त कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। फारिग होकर इसके पास आई और सूरज की तरफ मुँह किए मज़े से सुस्ता रही थी। बहुत नकम्मी है तू, मजाल है जो किसी काम को हाथ लगा ले। अगले घर की गई तो दूसरे ही दिन जूते खाकर वापस लिखवा ले ये। अम्मा मैंने नहीं कहीं भी जाना, आप ये बात क्यों नहीं समझती? तो क्या सारी ज़िंदगी बाप के कद्दों पे बोझ बन के बैठे रहना है? तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे 4 गबरू जवान भाई हैं, वो मुझे किसी पर बोझ थोड़ी बनने देंगे। तो बोझ बनूंगी ना। अम्मा छोड़ें इस मौजू को, मैं बर्तन धो देती हूँ। मजबूरन इसे काम के लिए मानना पड़ा, क्योंकि जानती थी अम्मा का लेक्चर शुरू हो जाएगा तो बड़ी मुश्किलों से रुकता है। अम्मा मैं बर्तन धोती हूँ, आप मेरे लिए पराठा बना दें, ईमान से सख्त भूख लगी है। एक तो तुम्हारी ये लापरवाहियाँ, अगर मैं फारिग नहीं थी तो खुद ही बनाकर खा लेती। अम्मा इसको नकम्मेपन का फिर से एहसास हुआ। अम्मा क्या करूँ, अपने हाथ की अपनी चीज़ में मज़ा नहीं आता। वो उठकर किचन में चली गई और जब बर्तन धोकर वो माँ नाश्ते के लिए बैठी तो इसे दादा अब्बा का ख्याल आया। अम्मा दादा अब्बा किधर हैं? इसने अभी पराठे का पहला नवाला ही तोड़ा था। ऊपर है, मैं भी ऊपर ही से आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ ऊपर? क्या आदिल भाई की भाभी से लड़ाई हो गई? नहीं, वो अमजद की तबीयत कुछ ख़राब है। अम्मा के लहजे में फ़ौरन फिक्रमंदी झलकने लगी। क्या? इसके हाथ से नवाला छूट कर नीचे गिरा। इसने सूप का प्याला उठाया और अमजद के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा ने ये सूप तैयार किया था। इसने सिर्फ इतना काम किया कि सूप का प्याला उठाकर यहाँ तक ले आई। कमरे में आई तो चची को अमजद के सरहाने बैठे पाया। वो अमजद के बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चरा रही थी। वो आंखें बंद किए लेटा हुआ था। इसने सलाम किया तो चची ने मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया, जबकि वो हनूज आंखें बंद किए पड़ा रहा। इसने सूप का प्याला चची को पकड़ाया। अब कैसी तबीयत है इनकी? इसके पूछने की देर थी कि इसने आंखें खोल दी। थकी थकी बेरौनक आंखें इसे अंदर तक तड़पा गईं। इतनी सुबह सुबह ये ऊपर बैठे हुए थे। इतना सख्त मौसम था और हवा में इससे भी ज़्यादा सर्द। बुखार ना होता तो क्या होता? मेहरू के कहते ही चची इस्तफामिया नज़रों से अमजद को देखने लगी। वो नज़र चुरा गया, फिर एकदम से इसे घूरने लगा। मेहर तुम किस काम से आई हो? काम? आपकी खैरियत मालूम करने आई हूँ। मुझे सुबह ही पता चल गया था कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। मैं ठीक हूँ, खैरियत मालूम कर ली, अब तुम जाओ। इसके सर्द अंदाज पर वो भुंचकी रह गई, जबकि चची भी हैरान रह गई। अब वो बैठ गया था। मैं तो क्या, कोई और बात भी है? अगर नहीं तो दरवाज़ा खुला है, यू कैन गो नाउ। वो चिल्ला उठा और वो हैरत से आंखें फाड़े मुंह खोले इसके सुर्ख चेहरे को देखने लगी। ऐसी तो कोई बात ना हुई थी जिसकी वजह से वो भड़क उठता। चची अलग परेशान से इसका ये रद्द अमल देखने लगी। मैंने कुछ कहा है तुमसे? इससे पहले कि वो खुद उठकर इसे बाजू से पकड़कर बाहर निकालता, वो झटके से बाहर निकल आई। इसकी आंखों में हैरानगी के साथ मसरगान भी चमक रहे थे। चची, भाई और आयशा फूफो रकिया के यहाँ गई हुई थी। फूफो की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। सुबह सुबह अम्मा ने प्रोग्राम बनाया तो सभी जाने के लिए तैयार हो गए। वो भी सब ने पहले तैयार हुई, लेकिन दादा अब्बा ने इसे रोक लिया। वो और दादा अब्बा परसों फूफो के यहाँ चलेंगे। मुँह बनाकर वो घर पे रह गई। गुड्डू और दादा का घर पे थे, गुड्डू और काका घर पे थे, जबकि बादशाह
और पप्पू अम्मा के साथ थे। चची जाते जाते अमजद को टाइम पे खाना देने की ताकीद कर गई थी। वो इसकी कल वाली हरकत पर अभी तक हैरान थी। ना चाहते हुए भी वो इसके लिए खाना निकाल ले आई, लेकिन इसके कमरे में जाने से अनजानी क्यों से डर लग रहा था। अमजद अधखुले दरवाजे से इसने सिर्फ गर्दन अंदर करके इसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब मौसूल ना हो। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ी और जाके इसके सराहने खड़ी हो गई। वो आंखें बंद किए चत लेटा था। खाना खा ले, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ अमजद। इसकी आंखें खोलने पर इसका जी चाहा वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर दिल कड़ा करके वहीं खड़ी रही कि कहीं ये ना हो वो जागे और खाना ठंडा हो जाए। खाना मेज़ पर रख कर वो इसकी बंद आंखें देखने लगी। अमजद, एक बार फिर इसने इसे पुकारा इसकी तरफ से। जब अमजद को कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो इसने ज़रा सा झुककर इसके कंधे पे हाथ रखना चाहा, लेकिन हाथ कंधे पर जाने से पहले ही इसकी गिरफ्त में आ गया। वो धक से रह गई। इसके अंदर भर की रूह दौड़ गई थी। अभी वो संभली ना थी कि इसने इसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। इसके अंदर दूर तक सन्नाटा छा गया। वो फटी फटी निगाहों से इसकी बंद आंखें देख रही थी। वो इसका हाथ सीने पर रखकर जैसे भूल गया था। इसका अपना दिल भी काबू में ना रहा था। चोट मुझे लगती है, दर्द तुम्हें होता था। फिर मेहराब, अब क्यों नहीं हो तुम मेरा दर्द महसूस कर रही? मेरे अंदर तक फैले जख्म तुम क्यों नहीं देख रही? महर महर तुम्हारा अमजद तड़प रहा है, मर रहा है तुम्हारे बगैर। कहाँ हो तुम? कहाँ जली गई महर? वो इसकी हालत क्या थी? काटो बदन में लहू नहीं। वो हक दक इसका चेहरा देख रही थी। वो महर पुकार रहा था। वो इसे क्यों पुकार रहा था? वो इसकी बात से लाइलम थी, लेकिन वो इसे पुकार रहा था, इसका नाम ले रहा था। इसलिए तो इसकी हालत पल में गैर हो चुकी थी। मैं ये दर्द अकेला सह नहीं सकता महर, आ जाओ। अपने हाथों की हथेलियों में इसके दर्द को समेट लो। तुम्हारा अमजद पुकार रहा है तुम्हें महर, आ जाओ। इसकी आवाज़ सरगोशियों में तब्दील हो रही थी। अमजद, इसने कुछ सोचे समझे बगैर अपने दूसरे हाथ से इसका कंधा हिलाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और इसे देखकर भौंचका रह गया। फिर इसका हाथ अपने सीने पे अपने ही हाथ के नीचे देखकर गड़बड़ा गया। तुम यहाँ क्यों आई? इसका हाथ छोड़कर मुतहिश सा होकर इसे घूरने लगा। मैं वो खाना देने दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती थी? एक पल के लिए इसका जी चाहा इसे उठकर थप्पड़ लगा दे। आपको आवाज़ दी थी, लेकिन आप जाओ यहाँ से। आप खाना, मुझे भूख नहीं है। क्यों क्यों भूख नहीं है? मैंने कहा ना, ये उठाकर ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। अमजद, शट अप। मेरी एक बात कही तुम्हें समझ नहीं आती? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा है। गेट आउट फ्रॉम हेयर। वह हैरत से आंखें फाड़े अध खुले लब लिए सरयत से पीछे मुड़ी और फिर वहाँ से भागी, और दोबारा पलट कर देखना इसने गुनाह समझा। इसकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसे मालूम हो रहा था इसके अंदर आग लग चुकी, और ये आग जब लगी थी वो इसे अपने आप को भी पहचानने से इनकारी हो जाता। वो एकदम से अपने आप से भी बिछड़ जाता। इसकी ऐसी हालत से सिर्फ आदिल ही वाकिफ़ थे, लेकिन वो भी इस हालत की असल वजह नहीं जानते थे। शाम का गहरा सन्नाटा सहन में उतर आया तो इसके अंदर का सन्नाटा शोर में तब्दील हो गया। साबका अंदाज में इसने शर्ट उतार कर, खिड़कियां दरवाजे खोलकर पंखा ऑन कर दिया। अंदर बाहर सर्दी ज़ोरों पर थी, लेकिन इसे इस सर्दी की कोई फिक्र ना थी। इसके अंदर तपिश इतनी थी कि वो बाहर की सर्दी को चाहते हुए भी महसूस ना कर सकता था। भाभी इसे खाने के लिए बुलाने आई तो इसकी हालत देखकर डर गई। वो हनूज़ इन्हीं कदमों से वापस मुड़ी और अम्मा को बताने की बजाय आदल के पहुंचने तक इसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक पल के लिए आदल को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। अब्बू भी आदल के पीछे ही भागे आए थे। वकास साहब ऊपर की तरफ दौड़े। ज़ेबुन्निसा गैर हालत में सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। महरू से तो दरख्वान से उठना मुहाल हो गया, जबकि दादा बस स्टिक से बगैर ही सांस फूले ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। और जब महरू ने सबको अमजद के कमरे की तरफ दौड़ते देखा, वो सहन में ही ढह गई। डॉक्टर के पहुंचने तक अमजद की हालत इतनी गैर और बेकाबू हो चुकी थी कि कब से हौसला करते आदल की आंखों से भी पानी छलकने लगा था। डॉक्टर ने अमजद की इतनी बिगड़ी हालत को सिर्फ टेंशन का नाम दिया था, और ये टेंशन क्या थी घर का कोई भी फर्द, हत्ता कि आदिल भाई भी ना जानते थे।
जब वो नीम बेहोशी की हालत में आंखें बंद कर रहा था, इसके सामने रोता बिलखता सिर्फ एक चेहरा था। इसके दिल को कुछ हुआ, इसने आंखें खोलने की कोशिश की मगर इस सही में नाकाम रहा। जबकि रोती बिलखती महरू ने इस पल अपने चेहरे पर बहुत तपश महसूस की थी। इसे जब होश आया, इसे अपने दाएं बाजू में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो हल्का सा कराहता हुआ सीधा हो बैठा। फिर इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप का बटन ऑन कर दिया। रिस्ट वॉच पर निगाह की तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो उठकर टहलने लगा। अब बेचैनी इसके अंदर ना थी, लेकिन फिर भी वो सुकून चाहता था। 4 साल हो गए थे इसकी इस हालत बिगड़ने में सिर्फ एक पल लगता था, सिर्फ एक पल। और इस पल के बाद अमजद अमजद नहीं रहता था, आशिक बन जाता था, दीवाना बन जाता था, पागल या फिर मुजरिम। मुजरिम, हाँ शायद, या फिर नहीं। इसने कोई जुर्म नहीं किया था, फिर मातूब क्यों ठहरा? मातूब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी या फिर नसीब ही बुरा था? वो टहलते टहलते खिड़की तक आया और हाथ बढ़ाकर इसके दोनों पट खोल दिए। हवा का तेज़ झोंका इससे टकराया तो वो सर्दी की लहर से कांप गया। अब इसे सर्दी महसूस हुई थी, लेकिन ये सर्दी इसके अंदर तक रसाई हासिल ना कर सकी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा और फिर एक ख्याल आते ही वो वापस पलटा और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। ठीक 3 मिनट बाद वो सफरी बैग उठाए कमरे से निकल आया। वो किसी को बताए बगैर वापस जा रहा था। वो हमेशा ही ऐसा करता था, जब भी इस्लामाबाद आ जाता। इसके जाने की घर में किसी भी फ़र्द को ख़बर ना हुई, और अब भी हमेशा की तरह वो बिना बताए कुछ महीनों के लिए इस घर से फ़रार हो रहा था। वो इस्लामाबाद जॉब करता था। यूँ कहना मुनासिब रहेगा कि वो जॉब्स करता था, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और चौथी के बाद पांचवी। और ये जॉब कितने दिनों पर मुहित होती वो ये खुद भी नहीं जानता था। अजीब तबीयत का मालिक था और इसी तबीयत के हाथों मजबूर होकर वो 15-20 दिन बाद हर जॉब को खैरबाद कहता था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रहा था कि इसे सीढ़ी पर बैठा कोई वजूद नज़र आया। इसके अंदर नागवारी की लहर उठी। वो जब इस वजूद के पास जाकर खड़ा हुआ तो इसके माथे पर बलों में इजाफा हो गया। आप इस वक्त तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तेज़ी से इसकी बात काट कर वो तुरशी से बोला। तो महरू ने सहम कर कदम पीछे कर लिए और हट गई। जाओ जाओ, जाकर सो जाओ, इस वक्त यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। वो इसे घूरता अगली 2 सीढ़ियाँ भी फलांग गया, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर इसे रुकना पड़ा क्योंकि महर ने पीछे से इसका हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? वो अचंभे से इसे देख रहा था। वो हकला गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप इस वक्त ना जाएं, सुबह चले जाइएगा। इसने इसका हाथ अभी भी ना छोड़ा था। वो इसे देख रहा था। इसका चेहरा भीगा हुआ था, इसकी आवाज़ में भी बहुत भराई हुई लग रही थी। अमजद, अमजद, ये वक्त मुनासिब नहीं, इस वक्त मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्लीज़ आप पर कंट्रोल करो, सुबह सुबह बात करेंगे, कल तो बस आने ही वाला है ना। इसकी आंखों और कानों को सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया और एक ही आवाज़ सुनाई दी, आंसुओं से तर चेहरा और गुलोगीर लहजा, भराई हुई आवाज़। इसने तड़प कर अपना हाथ महरू के हाथ से खींचा और इसे इसी पल भर में सुर्ख होती आंखों से घूरने लगा। ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है सवालात पूछती फिरो। आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने तो इसलिए कहा। तुम्हें मेरी तबीयत से क्या लेना देना? इसके तुर्श लहजे के सामने वो मिनमिना भी ना सकी। उठो यहाँ से और ऊपर जाओ अपने कमरे में, वो नरमी से कहता आगे बढ़ गया। अपना ख्याल रखिएगा। भला वो कहाँ चुप रह सकती थी? और वो एक बार फिर रुक गया, गर्दन मोड़ कर इसे देखने लगा। इसकी आंखों में हैरत ना थी ना गुस्सा, एक यकीन था जिसे वो जानता था कि वो यही कहेगी। आंखों से नापसंदीदगी झलकने लगी। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। पीछे महरू देर तक इसे सोचती रही और ऊपर इसके कमरे के वस्त में खड़े आदल इसकी बेचैन तबीयत का सुराग पाने के लिए पहले से ज़्यादा बेताब हो चुके थे। फिर से पीने लगे हो? इसका अजीज़ दोस्त डॉक्टर साजिद महमूद इसे चेक करते हुए बड़ी फ़िक्रमंदी से इससे पूछ रहा था। इसने इस बात में सर हिला दिया तो वो अफसोस से इसे देखने लगा। शर्म नहीं आती पीते हुए? वो मुस्कुरा दिया जब साजिद के बड़े गुस्से से स्टेथोस्कोप सामने टेबल पर पटक दिया।
बहुत ज़लील इंसान है, तो जी चाहता है अभी तुम्हें शूट कर दूँ। और फिर इतने ही गुस्से से इसने इसके कंधे पर घूंसा दे मरा। बस ख़त्म करो ये रोग, बहुत हो गया, बहुत तबाह कर चुका है तू अपने आप को, ये मामला अब ख़त्म कर दे, ये आसान कहाँ है यार। वो निचला लब काटने लगा तो साजिद इसे घूरने लगा। 4 साल हो गए हैं, 4 साल, अब तक तो तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए था। ये तू कह रहा है साजिद? हाँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ खाई में भी रास्ता मिल जाता है। तो पिछली बातें भूल क्यों नहीं जाता? साजिद तासब से इसे हाथों पर सर गिराए हुए देख रहा था। ड्रंक करने के बाद तो क्या महसूस करता है? सुकून, आराम, गहरी सांस लेने के बाद इसने जवाब दिया। और तो ड्रंक कब करता है? जब तलब महसूस होती है, और जब तलब महसूस होती है तो हर सूरत में। जी तो वीवर्स, कैसी लगी आपको आज की ये किस्त? इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।